तो आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो अपना संबोधन दे रहे थे और तमाम विषयों पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। आगे रुख करते हैं हम हमारे बुलेटिन की ओर। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो है तेज प्रताप यादव चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। इस बार मामला उनकी कथित करीबी अनुष्का यादव और उनके परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र थाने में कोर्ट के आदेश पर तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि दोनों ने अनुष्का यादव के घर में जबरन घुसने की कोशिश की और परिवार के सदस्यों को गंभीर यहां परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। पुलिस के मुताबिक यह मामला अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव की शिकायत पर जो है वो दर्ज किया गया है। आकाश यादव आपको बता दें छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो 6 जून को तेज प्रताप यादव अपने सहयोगी मोतीलाल यादव के साथ जो है उनके पाटलिपुत्र स्थित घर पहुंचे थे। उस समय वो खुद जो है वो खाटू श्याम यात्रा पर गए हुए थे। शिकायत के अनुसार आपको बता दें दोनों ने घर के घुसने की कोशिश की और परिवार के लोगों को धमकाया भी है। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि यदि उन्हें अनुष्का यादव से मिलने नहीं दिया गया तो उनकी बेटी को यहाँ पे जो है जबरदस्ती अपहरण भी करा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी यहाँ पे जो है दी गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद उन्हें मोबाइल पर धमकी भरे फोन भी आए हैं। पहले मोतीलाल यादव की ओर से फोन किया गया, उसके बाद एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक कुख्यात गैंग का सदस्य बताया और पूर्व मंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलने पर जो है अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आकाश यादव का दावा है कि यह कॉल अमेरिका के एक नंबर से किया गया था। उन्होंने पुलिस को कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है वो सौंपी है। आपको बता दें कि मामले की पुष्टि करते हुए विधि व्यवस्था यहाँ पर एएसपी दिव्यांजलि जायसवाल ने कहा है कि शिकायत के आधार पर यहां प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और तथ्यों के सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सभी आरोपों को जो है पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद करार कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। तेज प्रताप का दावा है कि उन्होंने पहले ही आकाश यादव को कानूनी नोटिस भेजा था। उनके अनुसार आकाश यादव ने नशे की हालत में फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और धमकी भी दी थी। अब उसी का बदला लेने के लिए आपको बता दें यह मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका और कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जांच में से जो है सच्चाई जो है वो सामने आएगी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जो है वो गलत साबित होंगे। फिलहाल आपको बता दें इस हाई प्रोफाइल मामले ने बिहार की राजनीति में नई बहस जो है वो छेड़ दी है और सभी की नजर अब पुलिस जांच पर जो है वो टिकी हुई है कि आखिरकार आगे अब इस अनुष्का विवाद में तेज प्रताप यादव के बाद जब एफआईआर हुई है तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और क्योंकि सीधे तौर पर घर में घुसने और धमकी के आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं। कोर्ट आदेश के बाद जो है यहाँ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस नोटिस की या यूं कहें कि उस धमकी की या उस एफआईआर की जो यहां पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो है दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे ने राज्य की राजनीति में नई बहस जो है वो छेड़ दी है। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को जो है हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों पर ही जो है सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि महागठबंधन ने कुछ सहयोगी दलों के साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से पार्टी के उम्मीदवार को हार झेलनी पड़ी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस पर आपको बता दें कि चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने यहाँ जीत जो है वो अपनी दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा जीत से जो है दूर रहे। चुनाव से पहले महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने का दावा किया जा रहा था। इसी आधार पर कांग्रेस और झामुमो दोनों अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर जो है वो आश्वस्त थे। हालांकि नतीजे आने के बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई और चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झामुमो के सभी विधायकों का समर्थन मिला, लेकिन राजद और माले ने यहां अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। उनके मुताबिक यदि महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर मतदान करते तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत जो है वो संभावित हो सकती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सहयोगी दल की ओर से पूरा समर्थन नहीं मिलने के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में निराशा का माहौल जो है वो भी देखने को मिल रहा है। मतगणना के दौरान जैसे ही जीत की तस्वीर साफ हुई, भाजपा नेताओं और विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता जो है मतगणना स्थल से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए हैं। हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने चुनाव में
आपको बता दें उनका समर्थन करने वाले सभी विधायकों का धन्यवाद दिया है और उनके प्रति आभार भी अपना व्यक्त किया है। साथ ही दोनों विजयी उम्मीदवार बैजनाथ राम और इसी के साथ परिमल नथवानी को जो है यहाँ बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वो राज्य के विकास के लिए जो है प्रभावी भूमिका निभाएंगे। मतों की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को कुल 20 सीटें मिली हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को 28 वोट प्राप्त हुए हैं। झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को सबसे अधिक 30 वोट जो है वो मिले थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 विधायकों के वोट जो है वो अवैध भी घोषित कर दिए गए थे, जिसने भी चुनावी गणित को जो है प्रभावित किया है। राज्यसभा चुनाव ने आपको बता दें इस परिणाम ने महागठबंधन के भीतर समन्वय और एकजुटता को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार मतदान के दौरान किसके साथ क्या हुआ है और किसने किसका जो है साथ छोड़ा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया भी जो है वो राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल कांग्रेस अपनी हार के कारणों की समीक्षा में जुटी हुई है और झारखंड की राजनीति में जो है मामला फिर से एक बार जो है चर्चाओं का बड़ा विषय बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव जो झारखंड के अंदर देखने को मिले, 2 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन बड़ा झटका अगर किसी को सबसे ज्यादा लगा तो यहाँ पे जो है कांग्रेस को लगा है। झामुमो ने 1 सीट यहाँ पे जो है अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं निर्दलीय सांसद ने भी जो है यहाँ पर अपनी जीत जो है यहां दर्ज की है। लेकिन प्रणव झा की हार के बाद जो है हलचल झारखंड में काफी ज्यादा तेज हो गई है और समीकरण जो है वो बदलता हुआ राजनीति का नजर आ रहा है झारखंड के अंदर। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में जो है बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जो है जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का जो है करारा सामना जो है वो करना पड़ा है, जिसने महागठबंधन के भीतर एकजुटता पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव से पहले महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल माना जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का अनुमान था कि झामुमो और कांग्रेस दोनों उम्मीदवार जो है आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद पूरा गणित जो है वो बदल गया। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने 30 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि परिमल नथवानी ने जो आपको बता दें कि यहाँ जो है 28 वोट मिले हैं उन्हें। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा जो है वो सिर्फ 20 वोटों पर सिमटते हुए नजर आए हैं। वहीं 3 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। परिमल नथवानी के लिए ये जीत खास मानी जा रही है। वो तीसरी बार झारखंड से राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। इससे पहले भी वो 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उनकी जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राज्य की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ और स्वीकार्यता जो है वो लगातार बनी हुई है। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस खेमे में निराशा साफ दिखाई दी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों का पूरा समर्थन नहीं मिला। इसी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार को जो है अपेक्षित वोट नहीं मिल सके हैं। चुनाव के दौरान आपको बता दें कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगातार बैठकें की और वोटों को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन अंतिम नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एनडीए ने चुनाव परिणाम में अपनी रणनीति और एकजुटता की जीत बताया है। भाजपा नेताओं ने परिमल नथवानी की जीत का जो है स्वागत किया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और इसी के साथ एनडीए की मजबूती यानी कि एनडीए की जो मजबूती है उसको यहां पर बताया है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि ये जीत संगठन की ताकत और बेहतर राजनीतिक प्रबंधन का परिणाम है। जीत के बाद परिमल नथवानी ने सभी विधायकों और समर्थकों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड उनकी कर्मभूमि है और उन्हें एक बार फिर राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उधर आपको बता दें कि बैजनाथ राम ने भी आपको बता दें कि यहाँ अपनी जीत के लिए पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में झारखंड की आवाज़ को मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और उनका आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में आपको बता दें एक बार फिर झारखंड की राजनीति में गठबंधन की मजबूती और आंतरिक समीकरणों की चर्चा जो है वो तेज हो गई है और केंद्र में ला गई है। कांग्रेस की हार और आपको बता दें कि परिमल नथवानी की जीत ने जो है कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले दिनों में महागठबंधन के भीतर मंथन और राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा है, उसके बाद कांग्रेस आत्ममंथन किस तरीके से करती है और उसका समीकरण पर किस तरीके से झारखंड की राजनीति पर असर पड़ता है, इस पर तो खैर सबकी नजरें होंगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से बैजनाथ राम ने गठबंधन का जो है लाज बचाई है, तो वहीं महागठबंधन के भीतर जो एकजुटता का असर नहीं देखने को मिला, यानी कि टूट देखने को मिली, एकजुटता नहीं देखने को मिली है, उसने सियासी हलचल झारखंड की राजनीति में पैदा कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट टाइम्स स्क्वायर में उस समय अफरा तफरी जो है वो मच गई जब जश्न के बीच अचानक जो है वो गोलियां चलने लगी।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है इधर उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आई हैं, जो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की हैं। किस तरीके से लोग जो है यहाँ अपनी जान बचाते, गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और भागते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हैं जो अलग अलग एंगल से ली गई हैं, अलग अलग इलाकों से ली गई हैं, जिसमें लोगों में जो है एक भय का माहौल जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जो है वो फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस समय हुई है जब बड़ी संख्या में लोग यहां पर NBA चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूयॉर्क निक्स टीम के जश्न में जो है शामिल होने के लिए जो है वहां टाइम स्क्वायर और आसपास के इलाके में जुटे थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कुछ लोग आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ज़मीन पर लेट गए, जबकि कई लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए नजर आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जहां कुछ देर पहले लोग जश्न मना रहे थे, वहीं गोलियों की आवाज़ के बाद जो है चीख पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने लोगों में आपको बता दें कि लोग जो हैं तेज़ी से भागते हुए और छिपने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार आपको बता दें कि घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जो है उसकी स्थिति को लेकर जो है अभी तत्काल कोई भी जो है यहाँ आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी भी अब जो घायल हैं, घायल व्यक्तियों और घटना के पीछे की वजह को लेकर जो है विस्तृत जानकारी नहीं दी है। कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इसमें जख्मी हैं और आखिरकार क्या कुछ वजह रही है, इसको लेकर अभी फिलहाल तलाश जारी है। पुलिस ने आधिकारिक रूप से जो है कोई भी इस मामले में बयान अपना नहीं दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि वेबकैम फुटेज में काले कपड़े पहने कुछ लोग जो हैं वो दिखाई दिए हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर उन्होंने हथियार जैसी वस्तुओं से जो है फायरिंग की। इसके बाद संदिग्ध मौके से भागने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया और एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी जारी है। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई है। उस समय न्यूयॉर्क निक्स के ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए जो है हजारों लोग यहाँ पर मैनहट्टन की सड़कों पर मौजूद थे। निक्स टीम ने आपको बता दें कि 53 साल बाद चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था, जिसके सम्मान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही भारी पुलिस बल तैनात किया था। अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर डाला गया था। इसके बावजूद फायरिंग की घटना ने जो है सुरक्षा व्यवस्था पर जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि टाइम स्क्वायर में पिछले 3 दिनों के भीतर ये दूसरी गोलीबारी की घटना जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भी जश्न के दौरान एक किशोर को गोली मार दी गई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और जांच दोनों को जो है यहाँ सख्त करने के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस अभी जो है सभी पहलुओं को खंगाल रही है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में यहाँ पर जो है हड़कंप मच गई, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो साझा की गई हैं, सामने निकल के आ रही हैं। यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल था। हज़ारों लोगों के बीच जो है यहाँ ताबड़तोड़ गोलियाँ चली हैं और पुलिस ने जो है एक संदिग्ध को हालांकि यहाँ दबोच भी लिया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ जो है 3 दिनों में ये दूसरी फायरिंग की घटना है जो रिहायशी इलाकों में, क्योंकि न्यूयॉर्क का स्क्वायर टाइम जो है सबसे प्रसिद्ध और एक बहुत रिहायशी इलाका माना जाता है, जहाँ अच्छी खासी संख्या में रोज़ लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ अगर 3 दिन के भीतर अगर ऐसी दूसरी घटना हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन के ऊपर भी और यहाँ तक कि जो वहाँ की न्यूयॉर्क की पुलिस है उसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जब इतने सारे व्यापक इंतजाम थे सुरक्षा के, उसके बावजूद भी गोलीबारी कैसे चली है। हालांकि यहाँ पे पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्या कुछ कारण रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से फायरिंग हुई उसके बाद यहाँ पे जो है हड़कंप मचते हुए दिखाई दिया है। तो आपको बता दें किस तरीके से जश्न के बीच जो है गोलियां चलने से भगदड़ जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें हज़ारों लोगों के बीच जो है ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो चली हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है जान बचाते हुए अफरा तफरी की ओर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 3 दिनों में आपको बता दें दूसरी घटना जो है वो बताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि हाँ जो है अब फायरिंग के बाद हड़कंप जो है वो पूरे क्षेत्र में मच गया है।
कितने लोग इसमें घायल हुए हैं आपको बता दें, उसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जांच या फिर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन यहां पर हर पहलू से, हर चीज से, हर एंगल से पुलिस यहां पर जांच करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक व्यक्ति को भी फिलहाल जो है हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एनबीए के जश्न में जो है लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। पहले से पुलिस को इसका आलम था कि यहाँ पे जो है चीज़ें कुछ बिगड़ सकती हैं, इसलिए यहाँ पुलिस ने जो है व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है आपको बता दें कि फायरिंग की घटना जो है वो सामने निकल के आई, जिसने लोगों के मन में जो है भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। अब आखिरकार किस तरीके से यहाँ जो है भय का माहौल लोगों के अंदर देखने को मिला है, जिसके बाद जश्न के बीच जो है गोलियों चलने से जो है, जो गोलियां जिस तरीके से चली हैं, उसके बाद भगदड़ जो है वो साफ तौर पे देखने को मिली है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने सफल दौरे से विदेश के लौट आए हैं। G7 में तमाम नेताओं के साथ, तमाम विश्व के लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इसी को लेकर आपको सीधे लेके चलते हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय, जहां पर सांसद और भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी जो हैं इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय जब दुनिया में सभी देशों में और जितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं विश्वास की कमी नजर आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत कुछ संबंध विश्वास के ऊपर चलते हैं। तो भारत एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जीडीपी के जो डाटा है इसे केवल एक ठंडे सामान्य आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि विकास किस रूप में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के बहुत अच्छे, सकारात्मक, दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, जिसका आधार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में हुआ है। और ये कोई एक देश, दो देश या तीन देश स्पेसिफिक नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ जब अनेक देशों के साथ भारत का एक विविधतापूर्ण संबंध का सुंदर समायोजन वैश्विक क्षितिज पर उभरता हुआ दिखाई पड़ा। धन्यवाद। सवाल अगर किसी की कोई है नहीं। देखिए, भारत की 140 करोड़ जनता की क्षमता पर विश्वास और उसको विकसित होने का जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया, उसके कारण निश्चित रूप से आज ये स्थिति आई है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। यही देश है, इसी देश में फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की ही संसद में खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है। यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, यहां के लोग तो कम टैक्स सेवी हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आपको लगता है कि सब्जी वाला और कोई रेडी पटरी वाले के पास कहां से वाईफाई होगा और वो कौन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। मगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को उस स्थिति में पहुंचाया है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश ही नहीं है, 49% ऑफ ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज मोर देन यूएस एंड चाइना पुट टुगेदर। ये वो एक आधार बनता है, सारे विश्व में हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। एक जमाने में हमारे यहाँ लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाते थे सीखने के लिए, और 2024 दिसंबर में ऑक्सफोर्ड ने केस स्टडी की कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इतनी सुगमता और इतनी तेजी के साथ इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर लिया। तो मानी हुई बात है, जब ये क्षमता तो भारतवासियों की है, जिसको इतने अच्छे ढंग से हार्नेस किया कि अब विश्व का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है। संजय जी। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज उनको परशुराम अवतार के रूप में दिखाया गया है, अभिषेक किया जा रहा है। उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो अब ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं या देश के ऊपर कि उनका जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और जहां तक उनके समर्थक जिस भी प्रारूप में उन्हें रखना चाहें, विगत 12 वर्षों में उनकी प्रस्तुतिकरण, उनकी वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा में जितने परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है शायद एक दशक में किसी नेता के
आपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस में इतने बड़े परिवर्तन नहीं देखे होंगे, मगर उसके बावजूद वो जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। तो मुझे उनके लिए पुराना एक गीत याद आता है, जो आपने कहा ना, नया स्वरूप देने का जो बार बार प्रयास होता है, कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, अब बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और उसी की एक लाइन है जो अब, ये तो कांग्रेस के लिए है और राहुल गांधी जी के लिए लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। प्रज्ञा जी। Prime ministers from Nehru Gandhi family has become a matter of distant past. Last prime minister from Nehru Gandhi family was late Sri Rajiv Gandhi. So after 1989, it's 37th year. And still, I think if they are talking about future prime ministership, for that, he has to do something serious on the ground, rather than doing those things which are frivolous and mischievous. देखिए, इंडिया अलायंस का अब मुझे लगता है अस्तित्व है या नहीं, अपने आप में विचार करने का विषय है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते के समय यूपीए था, अब यूपीए कहां गया है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वो रेडियो एक्टिव डिके में चला गया है या उसका तर्पण और परिमार्जन हो गया है, वो पता नहीं है। उसके बाद एक नया क्रिएशन हुआ इंडिया, जिसका नाम इंडिया था, और दिल में क्या था सबको पता है। मतलब इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे बधाई नहीं दे पाए इंडिया वाले, और पाकिस्तान को जब भारत ने हराया तब भी बधाई नहीं दे पाए। तो खैर, इंडिया भी अब कहां रह गया है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में डीएमके के अलग होने के बाद अब उनका एक ही दक्षिण भारत में सहयोगी रह गया है, वो है मुस्लिम लीग। इसके अलावा अब उनका कोई सहयोगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अब इंडिया है कहां। जहां तक झारखंड की बात है, तो बिहार चुनावों में जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, वीडियो अवेलेबल है, जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की धूर्तता हमारे साथ की गई है बिहार में सीट न देकर, यह दर्शाता है कि झारखंड में उनका विश्वास आपस में बिहार के चुनाव के समय ही ध्वस्त हो गया था। तो जो कुछ भी आज है, ये उसकी परिणति के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, हम नहीं, सब उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है, और जो कुछ हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करें। हम तो बस करें राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। पवन, लास्ट में जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। पवन, देखिए, नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है और सजग भी है। तो किसी भी प्रकार की वह चीज जिसमें कोई भी ऐसी संभावना दिखाई पड़ती हो, तो उसको सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई इधर उधर की कोई वास्तविक नहीं, दुष्प्रचार और प्रचार भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। हाँ, राहुल गांधी जी अपने कार्यक्रम में यह बता रहे थे कि इतने बच्चे बैठते हैं, इतने ही सेलेक्ट होते हैं, तो उनका प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं आपके, सभी तो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? इतने लाख में एक बनता है, यह रिजेक्शन है कि सिलेक्शन है?
पहले बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे बुद्धि रखने वाले, ऐसे ऐसे विचार रखने वाले नेताओं को आगे रख के जब तथाकथित इंडिया अलायंस राजनीति करेगा तो उसकी परिणति क्या होगी, वही जो आज दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।